रहा था, कांग्रेस की स्थापना 1885 में होती है, ठीक है, और उसी के संदर्भ में आप देखोगे तो बिहार में भी कांग्रेस का विस्तार आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले क्या होता है, 1909 में मार्ले मिंटो सुधार आता है। अब मार्ले मिंटो सुधार में क्या था, तो मार्ले मिंटो सुधार में एक तरह की चीजें रखी गई थी जिसमें बोलते थे पृथक निर्वाचन प्रणाली। अब पृथक निर्वाचन प्रणाली जो था सांप्रदायिकता को बढ़ावा देती थी। इसमें क्या था, जो मुसलमान जो है उसको वोट मुसलमान ही कर सकता है, ईसाई को वोट ईसाई ही कर सकता है, मतलब जिस धर्म से जो लोग संबंध रखते हैं वह उसी धर्म के वोटर्स के द्वारा उनको चुना जाएगा, ठीक है। तो ये काफी खराब चीजें थी। तो इन चीजों को लेकर क्या हुआ, इलाहाबाद अधिवेशन बुलाया जाता है 1910 में, और वहां पे पृथक निर्वाचन प्रणाली का बड़े पैमाने पे विरोध किया गया, ठीक है। और वहां पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि बिहार के प्रमुख लीडर जो थे वहां पे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। जैसे मजरुल हक भी पार्टिसिपेट किए थे और साथ में हसन इमाम ने भी पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। तो प्रश्न यहाँ पे इस प्रकार से बनता है, से मतलब इलाहाबाद अधिवेशन में जहां पे पृथक निर्वाचन प्रणाली का विरोध किया गया, वहां पे एक बिहार के किस नेता ने या फिर कांग्रेस के किस नेता जो बिहार से संबंध रखते थे उन्होंने वहां पे पार्टिसिपेट किया था या फिर सम्मेलन में शामिल हुए थे, तो मजहरुल हक ध्यान में रखना है और हसन इमाम, ठीक है। अब यहाँ पे जो प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था, तो मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा प्रस्ताव को पेश किया गया था। और समर्थन किसने किया था, तो समर्थन उस प्रस्ताव को मजहरुल हक ने समर्थन किया था, जिन्ना ने प्रस्ताव को पेश किया था। शुरू में जिन्ना जो था कांग्रेस में ही थे और बिल्कुल भी टू नेशन थ्योरी वगैरह इन सब का विचार उसका नहीं था। आगे चल के जिन्ना जो होता, असहयोग आंदोलन के बाद जिन्ना काफी अधिक बदल जाता है और वो जो था दो राष्ट्र सिद्धांत के ऊपर काम करने लगता है, फिर दो राष्ट्र की मांग उसकी होती है। लेकिन शुरू में जिन्ना का ऐसा कुछ भी प्रस्ताव नहीं था। यहाँ तक कि पृथक निर्वाचन प्रणाली जब आया तो जिन्ना ने उसका खुलकर विरोध किया था, ठीक है। तो बिहार के जो नेता जो थे मजरुल हक, वो तार्किक ढंग से मोहम्मद अली जिन्ना के प्रस्ताव का जोरदार समर्थन किया, और हसन इमाम ने क्या किया था, प्रस्ताव का अनुमोदन किया था। तो दोनों का नाम आपको ध्यान में रखना, हसन इमाम और मजरुल हक। ये किस अधिवेशन में पार्टिसिपेट किया था इन्होंने, तो इलाहाबाद अधिवेशन 1910। 1910 कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में बिहार के कुछ 39 प्रतिनिधि भाग लेने गए थे। कितने प्रतिनिधि पार्टिसिपेट किया था इलाहाबाद अधिवेशन में, 39। जिनमें से प्रमुख कौन थे, बता दिया आपको। इनमें से बचकिशोर प्रसाद, द्वारका नाथ ने न्यायिक सुधारों एवं स्वदेशी आंदोलन संबंधी प्रस्तावों का क्रमशः अनुमोदन और समर्थन किया था, ठीक है। तो न्यायिक सुधार और स्वदेशी आंदोलन संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन किसने किया था, तो बचकिशोर प्रसाद। समर्थन किनके द्वारा किया गया था, तो द्वारका नाथ जी के द्वारा किया गया था। यह भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखेंगे कांग्रेस से पूर्व, सॉरी, स्वतंत्रता से पूर्व बिहार में आयोजित कांग्रेस के सम्मेलन। तो बिहार में कुल 3 सम्मेलन होते हैं कांग्रेस के। कितने होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं, तो टोटल 3 सम्मेलन होता है। पहला सम्मेलन कब होता है, यहां से खूब प्रश्न पूछा जाता है। तो 1912 में आपको पहला सम्मेलन होता है। ये 27वां नंबर का सम्मेलन था। कितने नंबर का था, तो ये आपका 27वां 27 नंबर का सम्मेलन था। और कहां पे हुआ था, तो क्या बताएंगे, बांकीपुर बांकीपुर पटना में में। हुआ था। कहां पे हुआ था, बांकीपुर पटना में। बांकीपुर तो पटना। बांकीपुर पटना में हुआ था, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो आर एन आर माधोलकर थे। मुदलकर। क्या नाम था, आर एन माधोलकर। पूरा नाम था रंगनाथ माधोलकर। दूसरा अधिवेशन की बात करेंगे तो ठीक 10 वर्ष के बाद होता है। कब होता है, तो ध्यान में रखना, 1922 में होता है। कब होता है, 1922 में 1922। होता है। कहाँ पे होता है, गया में होता है, ठीक है। ये गया, और साथ में जो इसके अध्यक्ष थे देशबंधु चित्तरंजन दास या फिर सिया दास कह लीजिए, वो इनके अध्यक्ष थे, ठीक है। तो पहला 1912 में, दूसरा 1922 में, और तीसरा नंबर का जो था 1940 में था। ये 53वां अधिवेशन था, ठीक है। कहाँ पे होता है, तो रामगढ़ में होता है, जो कि वर्तमान झारखंड में है। मौलाना अबुल कलाम आजाद जो थे यहाँ पे अध्यक्ष थे, ठीक है। ये सारे सर फैक्टर उन्नीस को सौ आपको बाईस ध्यान वाला में रखना है। 37वां अधिवेशन था। कहीं कहीं पे 37वां भी लेता है, कहीं कहीं पे 38वां भी लेता है, ठीक है, ध्यान में रखना। ये उन्नीस सौ रीजन क्या है ना, बाईस के अधिवेशन में ही 1922 में सर स्वराज 37वां ही अधिवेशन हुआ था। और सुनिए ना, 1 मिनट बता रहा हूँ। एक 1920 में जो असहयोग आंदोलन के समय अधिवेशन जो बुलाए जाते हैं ना, उस समय 2 होता है। एक विशेष अधिवेशन होता है, उसके वजह से गड़बड़ा जाता है। विशेष अधिवेशन को काउंट करेंगे तो 38वां हो जाएगा, नहीं तो ऐसे 37वां होगा, ठीक है। यस सर। समझ रहे हैं ना, 1920 में दो अधिवेशन होता है। एक विशेष अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता लाला एक लाजपत राय नागपुर ने में की होता थी। है और एक एक कोलकाता में नागपुर होता वाला है। होता है, ठीक है। कोलकाता नागपुर वाला 2 अधिवेशन होता है। तो वहीं से ये चीजें जो है गड़बड़ा जाती है, ठीक है, ध्यान रखना। नहीं तो ऐसे 10 साल के बात हो रहा था, 27 या 10 कितना होना चाहिए, 37 होना चाहिए, ठीक है। लेकिन 1920 में 2 हो गया, तो विशेष अधिवेशन को काउंट करेंगे तो 38 हो जाएगा, ठीक है।
ऐसे आपका 37 ही होता है। ऑप्शन देख लीजिएगा, दोनों साथ में नहीं रहेगा, ठीक है, या तो 37 रहेगा या तो 38 रहेगा। आपको क्या करना है, इसका स्थान याद करना है और आपको इसका अध्यक्ष याद करना है। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, 1912 में अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? कांग्रेस का पहला अधिवेशन बिहार में बांकीपुर पटना। बांकीपुर पटना में हुआ था, और इसके अध्यक्ष कौन थे तो क्या बताएंगे? आर एन माधुकर। आर एन मोधलकर, ठीक है। और 1922 वाला अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? गया में। गया में, ठीक है। और गया कांग्रेस के अंदर इसमें फूट पड़ गई थी। रीजन क्या था ना, कांग्रेस के दो धारा में इसमें विचार व्यक्त करने वाले लोग थे। एक जो थे स्वराजी थे, ठीक है, तो स्वराजी जो थे वह चेंजर थे, ठीक है। उनका मन था से विधानसभा, मतलब राजनीतिक रूप के द्वारा ब्रिटिश का विरोध करना, विधानसभा में जाकर, ठीक है, इलेक्शन में खड़ा होकर, मतलब क्या करना है, ब्रिटिश का विरोध करना है, ठीक है। बाकी दूसरा धारा जो था वो चाहते थे से नहीं, किसी भी प्रकार के चुनाव प्रणाली में हमको पार्टिसिपेट नहीं करना है। तो इसी वजह से मतभेद होता है, और चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू पार्टी को छोड़ देते हैं। 1923 में क्या बनाते हैं? तो स्वराज दल बनाते हैं, ठीक है, या फिर स्वराज पार्टी कह लीजिए, ठीक है। तो 1923 में ये पार्टी बनती है, ध्यान रखना, स्वराज पार्टी, स्वराज दल कह लीजिए, समझ गए ना। लेकिन ये कांग्रेस से अलग होकर नहीं बनाते, कांग्रेस के अंदर ही बनाते, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और 1940 में कौन सा अधिवेशन हुआ तो क्या बताएंगे? तिरपनवा अधिवेशन था, मौलाना अबुल कलाम आजाद। यहाँ पे जो कांग्रेस के जी अध्यक्ष बनेंगे ना 1946 तक बनते रहेंगे, ठीक है। तो ये कांग्रेस के सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग और सबसे यंगेस्ट, ठीक है, सबसे यंगेस्ट भी थे और सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग अध्यक्ष की बात करेंगे तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ही होंगे, ठीक है। रीजन क्या था? 46 तक। रामगढ़ अब तो बिहार में हो गया है ना? नहीं, रामगढ़ झारखंड में ही है, पहले भी था, अभी भी झारखंड में ही है, ठीक है। रामगढ़ अभी भी झारखंड में ही है, ठीक है, बिहार में कभी से नहीं था। बिहार में कैसे हो सकता है? बिहार के अंदर झारखंड था तो बोल सकते हैं, ठीक है, 2000 से पहले रामगढ़ बिहार में, लेकिन अभी तो पूरी तरह से झारखंड में है, ठीक है, तो ध्यान में इसको रखना। क्या आंसर सर? आंसर इस पर्सपेक्टिव से तो दो ही लेंगे। दोनों झारखंड और बिहार दोनों ऑप्शन देगा ही नहीं, अगर देगा तो झारखंड आंसर होगा, ठीक है, ध्यान में रखना है, दोनों एक साथ नहीं देता। इन सारे चीजों को आपको ध्यान में रखना है। अब देखेंगे पटना विश्वविद्यालय विधेयक, दो चीज आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे पूछेगा पटना कॉलेज और पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई, तो पटना विश्वविद्यालय पूछेगा तो आंसर इसका 1917 होता है, ठीक है, ध्यान में रखना है। और पटना कॉलेज की बात करेंगे तो आई थिंक इसका आंसर 1843 है, ठीक है, ध्यान में रखना है इसको। विश्वविद्यालय और कॉलेज को मिक्स मत कीजिएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे तत्कालीन शिक्षा सदस्य, जिसका नाम क्या है, शंकर नायर ने केंद्रीय विधायिका परिषद में पटना विश्वविद्यालय विधेयक सितंबर 1916 में प्रस्तुत किया, ठीक है, साल था 1916 का। केंद्रीय विधायिका परिषद में पटना विश्वविद्यालय विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है। किनके द्वारा प्रस्तुत किया गया तो क्या बताएंगे? शंकर नायर के द्वारा, ठीक है, ध्यान में रखना, शंकर नायर है, ठीक है, नारायण नहीं है, ठीक है। अब देखेंगे बिहार प्रांतीय सम्मेलन का एक विशेष अधिवेशन नवंबर 1916 में 1863 में होना था। 63 है, ठीक है, 43-63 में कंफ्यूजन था, ठीक है, चेक कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे बिहार प्रांतीय सम्मेलन का एक विशेष अधिवेशन नवंबर 1916 में बांकीपुर पटना में आयोजित किया गया, जिसमें से इस विधेयक के प्रतिक्रियावादी स्वरूप पर प्रबल विरोध किया गया। एक्सप्रेस और बिहारी जैसे अखबारों ने इस प्रतिक्रिया के समर्थन में विशेष टिप्पणियां की, ठीक है। मतलब 1916 में जो आपका केंद्रीय विधायिका परिषद में पटना विश्वविद्यालय विधेयक जो प्रस्तुत किया गया था उसको लेकर एक विरोध किया गया था। कहां पे किया गया था? बांकीपुर में, ठीक है। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का जो बांकीपुर अधिवेशन जो हुआ था 1916 में, वहां पे इसका विरोध किया गया था। फिर आगे चल के बहुत अधिक संशोधन किया गया। अनेक संशोधनों के बाद पटना विश्वविद्यालय विधेयक पारित हुआ और 1917 में पटना विश्वविद्यालय की क्या होती है? स्थापना होती है, ठीक है। तो पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो 1917 में हुई, ठीक है। अधिनियम को कब प्रस्तुत किया गया? तो 1916 में अधिनियम को प्रस्तुत किया गया, यह भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। वर्तमान बिहार प्रांतीय संघ के संयुक्त सचिव राजेंद्र प्रसाद ने भी अपना विरोध क्या किया था? जाहिर किया था। अब ये सारी चीजें चलती रहेगी तो होम रूल आंदोलन में बिहार का भी रोल आएगा, क्योंकि होम रूल का भी खूब अपना जोर शोर से चल रहा होगा, क्योंकि एनी बेसेंट की बात करेंगे वो भी बिहार आती है। तो होम रूल आंदोलन में बिहार का क्या इंपॉर्टेंट रोल था उसको हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 16 दिसंबर 1916 को बांकीपुर में एक
सभा में होम रूल लीग स्थापित करने का निर्णय लिया गया। और यहां से प्रश्न पूछता है, और इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया बिहार में? बिहार में होम रूल आंदोलन का अध्यक्ष किसे बनाया गया? ठीक है, मजहरुल हक। ठीक है, तो ध्यान में रखना है, तो मजहरुल हक। ठीक है, ध्यान में रखना है, किससे बनाया गया? मजहरुल हक को बनाया गया। ठीक है, उपाध्यक्ष कौन थे? सरफराज हुसैन सरफराज खान। हुसैन ठीक है, खान और तो बिल्कुल सरफराज पूर्णेंदु हुसैन नारायण खान की सिन्हा। बात करेंगे। हाँ, तो इनको आपको ध्यान में रखना है, भूलना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान में रखना है सरफराज हुसैन खान और पूर्णेंदु नारायण सिन्हा, ये आपको दो नाम है, आप एक भी आप याद कर सकते हो, सरफराज हुसैन खान का भी नाम आप याद रख सकते हैं, इसको आपको भूलना नहीं है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। तो यहाँ पे होम रूल जो बनी थी बिहार में, ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो मजहरुल हक थे। और उपाध्यक्ष कौन थे? तो सरफराज हुसैन खान। ठीक है, सचिव चंद्रवंशी सहाय और बैद्यनाथ नारायण सिंह थे। तो दो इसके उपाध्यक्ष थे, दो इनके सचिव थे। आप ऐसा करो, आप अध्यक्ष का नाम याद रखो, एग्जाम में उसे वही पूछा जाता है। ज्यादा कोशिश करेंगे तो आप उपाध्यक्ष का भी नाम याद रख सकते हैं, जो कि सरफराज हुसैन खान थे। होम रूल आंदोलन को बिहार में गति देने के उद्देश्य से श्रीमती एनी बेसेंट ने, ठीक है, कितने तारीख को और कितने तारीख को पटना की यात्रा की? तो 18 अप्रैल को भी करती है और 25 जुलाई को भी पटना की यात्रा करती है। ठीक है, 1918 की बात है। ठीक है, तो 1918 में एनी बेसेंट 2 बार बिहार की यात्रा करती है। कितनी बार करती है? 2 बार। कब कब करती है? तो 18 अप्रैल 1918 को, अब 25 जुलाई 1918 को। ठीक है, 1918 को। 2 बार क्या करती है? पटना की यात्रा करती है या फिर बिहार की यात्रा करती है। ठीक है, इस क्रम में एनी बेसेंट की बात करेंगे तो हसन इमाम और शशिदानंद सिन्हा जी से भी मिलती है। ठीक है, तो 2 बार बिहार की यात्रा करती है, 18 अप्रैल और 25 जुलाई। आपको ध्यान में रखना है। मजहरुल हक को बिहार में होम रूल लीग का अध्यक्ष बनाया गया था। महात्मा गांधी के एक सहकर्मी हुआ करते थे जिनका नाम है जनकधारी प्रसाद। ठीक है, तो महात्मा गांधी के एक सहकर्मी श्री जनकधारी प्रसाद ने मुजफ्फरपुर में कुछ स्थानीय वकीलों एवं व्यवसायियों के सहयोग से होम रूल लीग की स्थापना की थी। तो ये फैक्ट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो मुजफ्फरपुर में, ठीक है, होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो जनकधारी प्रसाद ने की थी। किसने की थी? जनकधारी जनकधारी पर प्रसाद ने। ठीक है, इन्होंने मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना की थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बाल मुकुंद वाजपेयी के द्वारा उसी क्रम में किताब लिखी गई थी जिसका नाम था स्वराज कथा। ठीक है, नाम इंपॉर्टेंट है, पुस्तक का नाम याद कर लीजिए, बिहार के पुस्तक एग्जाम में पूछता है, इस बार भी पूछा था। तो स्वराज कथा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो क्या बताएंगे? ठीक है, क्या नाम है? बाल मुकुंद वाजपेयी। बिहार में, उड़ीसा में, संयुक्त प्रांत में, पंजाब के सरकारों के द्वारा इस किताब को जब्त कर ली गई थी, रोक लगा दी गई थी। ठीक है, तो स्वराज कथा नामक पुस्तक के लेखक बाल मुकुंद वाजपेयी है, जिस पुस्तक पे क्या किया गया था? तो गवर्नमेंट के द्वारा इस पुस्तक पे बैन कर दिया गया था। ठीक है, पटना होम रूल लीग के सहकारी सचिव पूरन चंद इनका नाम था। ठीक है, विजयादशमी के दिन भारत माता की पूजा आरंभ करने का विचार प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो विजयादशमी के दिन भारत माता की पूजा आरंभ करने का विचार किनका था? तो राय पूरन चंद जी का था। ध्यान में रखना, जो कि पटना होम रूल लीग के सहकारी सचिव भी थे। ठीक है, ये सारे प्रश्न जो थे होम रूल से थे, ध्यान में आपको रखना है। होम रूल की बात करेंगे तो मुख्य तो होम रूल आंदोलन 2 तरह के चली थी, एक श्रीमती एनी बेसेंट जी का भी था और एक आपका तिलक जी का भी था। ठीक है, तिलक जी का होम रूल जो था मुख्यतः महाराष्ट्र के क्षेत्र में था। ठीक है, और एनी बेसेंट का होम रूल जो था संपूर्ण भारत में मुख्यतः थी। ठीक है, तो इनको भी आपको ध्यान में रखना है। बिहार 2 बार आई थी एनी बेसेंट जी, कब कब आई थी? तो 18 अप्रैल को आई थी और साथ में 25 जुलाई को भी पटना की यात्रा की थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे बिहार में? तो ध्यान रखना, मजहरुल हक जो थे इनके अध्यक्ष थे। ठीक है, मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना किसने की? तो जनकधारी प्रसाद ने की। ठीक है, स्वराज कथा नामक पुस्तक इनका है? तो बाल मुकुंद वाजपेयी का है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे बिहार में किसान आंदोलन। ठीक है, बिहार में किसान आंदोलन भी अपने चरम पे रहेगा। औपनिवेशिक काल में बिहार के अधिकांश लोग, लगभग 96% लोग जो थे, जीविकोपार्जन के लिए क्या करते थे? तो खेती करते थे। ठीक है, क्या चीज पे निर्भर थे? कृषि पे निर्भर थे। और यहाँ की कृषि प्रणाली सदियों पुरानी थी तथा औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में विशेषकर राजस्व पद्धति शोषण मूलक थी। कुटीर उद्योग धंधों का ह्रास हो रहा था, भूमि पर जनसंख्या का बोझ जो था बढ़ रहा था, बागान मालिकों के बढ़ते अत्याचार के कारण कृषि व्यवस्था क्या हो गई थी? ठप हो गई थी और किसान जो थे निर्धन हो गए थे। किसान जमींदारों और तहसीलदारों के रहमो करम पे छोड़ दिए जाते थे। जमींदार उनसे मनमाना लगान
उपहार और बेगार लेते थे। अधिकांश किसान जमीन से बेदखल होकर बटाईदार और भूमिहीन मजदूर हो गए थे। बटाईदार क्या होता, मतलब किसी का भूमि का, मान लीजिए किसी बी आदमी का भूमि है, किसी ए आदमी बी आदमी कुछ भी मान लीजिए उनका भूमि है, तो आप उनके भूमि पर जाके खेती कर रहे हो, सब कुछ अपना कर रहे हो, मेहनत आप कर रहे हो, एक्सपेंसेस आप लगा रहे हो, सब कुछ आप कर रहे हो, और जो फसल जो होगा उसमें से वो बांट के लेगा क्योंकि उसका भूमि है। ठीक है, इसको बोलते थे बटाईदार। अब भूमिहीन तो आप समझते ही है, जिनके पास अपना जमीन ना हो, जिनके पास अपना जमीन नहीं होगा तो क्या होगा, तो दूसरे के खेत में वो काम करेगा। अतः किसानों द्वारा ब्रिटिश राज के साथ साथ बागान मालिकों, जमींदारों तथा अन्य बिचौलियों का तीव्र विरोध किए जाने लगा। आगे चल के कई किसान आंदोलन के रूप में विरोध एक जरिया बना। ठीक है, इसमें किसके किसके खिलाफ था, तो ध्यान में रखना, ब्रिटिश के खिलाफ था, बागान मालिक के खिलाफ था जिनको प्लांटर्स बोलते हैं, अब बात करेंगे जमींदार के खिलाफ भी था, अन्य बिचौलियों के खिलाफ भी ये विद्रोह था। तो मुख्यतः अब हम लोग जो पढ़ने वाले बिहार में किसान आंदोलन पढ़ेंगे, जिनमें बहुत सारे विद्रोह के बारे में हम लोग देखेंगे, जिनमें से सबसे पहला विद्रोह जो था गांधी जी के द्वारा चंपारण के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। चंपारण विद्रोह, जहां पे गांधी जी की सक्रिय राजनीति में उनका एंट्री होता है। 30 दिसंबर 1916 का कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में चंपारण के किसान नेता राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर, ठीक है, 10 अप्रैल को पटना और 15 अप्रैल 1917 को चंपारण पहुंचे। ठीक है, तो सबसे पहले की बात करेंगे, राजकुमार शुक्ल गांधी जी से कहां पे मिले थे, लखनऊ अधिवेशन में मिले थे। कहां पे मिले थे, कहां पे मिले थे, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में मिले थे। ये भी आपको ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीजें और भी आपको ध्यान में रखनी है। गांधी जी जब पहुंचे, बिहार आए गांधी जी, तो सबसे पहले 10 अप्रैल को पटना पहुंचते हैं और 15 अप्रैल को कहां पे पहुंचे गांधी जी, तो चंपारण पहुंचे। वहां पे पूर्वी पश्चिमी चंपारण डेट टाइम नहीं था, चंपारण ने की था। चंपारण सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी के प्रमुख सहयोगी कौन थे, तो राजकुमार शुक्ल उन्होंने बुलाया था। राजेंद्र बाबू थे, ध्यान में रखना है। अनुग्रह नारायण सिंह थे, बज किशोर प्रसाद थे। बज किशोर प्रसाद काफी इंपोर्टेंट नाम है, ध्यान में रखना। जयप्रकाश नारायण जी के ये ससुर जी थे। ठीक है, धरणीधर जी थे, कृष्ण सिंह थे, रामनवमी प्रसाद थे, मजहरुल हक थे, जेबी कृपलानी थे, पोलक साहब थे, शंभू शरण थे, नरसिंह पारेख थे, महादेव देसाई। ये महादेव देसाई जो थे चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के सहयोगी थे, बाद में गांधी जी के सचिव बन गए। ठीक है, तो अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा चंपारण सत्याग्रह के दौरान, ठीक है, गांधी जी के कौन सहयोगी थे जो कि बाद में गांधी जी के सचिव बन गए, तो ध्यान में रखना है, तो क्या हो जाएंगे, महादेव देसाई। ठीक है, साथ में शंभूनाथ जी भी थे। क्या था चंपारण सत्याग्रह में, किसानों की समस्या क्या थी, क्यों ये सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी, तो ये जो था अंग्रेज बागान मालिकों द्वारा तिनकिठिया प्रथा को लागू की गई थी। ठीक है, चंपारण के क्षेत्र में जो अंग्रेज बागान मालिक जो थे, जिसको इंडिगो प्लांटर्स कहते थे, उनके द्वारा तिनकिठिया प्रणाली शुरुआत की गई थी। ये में क्या होता था तिनकठिया प्रणाली में, तो 1 बीघा में 20 कट्ठा होता, आपको पता होगा, जिसमें से 3 कट्ठा पे, मतलब 1 बीघा में 3 कट्ठा पे, मतलब 3/20 भाग पे क्या करना पड़ता था, खेती योग्य भूमि पर, ठीक है, जमींदार के इच्छा अनुसार फसल उपजानी पड़ती थी। ठीक है, अगर कोई किसान इससे मुक्त होना चाहता था तो उसके लिए एक आवश्यक था कि वो बागान मालिक को एक बड़ी राशि दे दे, तबान के रूप में, सहरबेसी के रूप में, अबाब के रूप में। ठीक है, ये सब बड़ी राशि जो थी, एक मुश्त राशि देना पड़ता था, लेकिन किसानों के पास कभी भी एक मुश्त राशि एक साथ आती नहीं थी। ठीक है, इसलिए कभी वो दे नहीं पाते थे, इसलिए कभी वो निकल भी नहीं पाते थे। ये प्रथा जो थी चली आ रही थी। इसके रिगार्डिंग इंडिगो विद्रोह या फिर नील विद्रोह भी आपका हुआ था, बंगाल में हुआ था, 1859 के आसपास हुआ था, लेकिन उस समय बंगाल में समाप्त कर दी गई थी, लेकिन बिहार में अभी भी प्रचलन में था। और इनको जो था उनको नीलहे साहब कहते थे। क्या कहते थे इनको, इस प्रथा के द्वारा गोरे नीलहे साहब जो थे, बड़े पैमाने पर नील की खेती इस क्षेत्र में कराते थे। ठीक है, नीलहे साहब उनको बोलते थे, प्लांटर्स थे, बड़े बड़े बागान के मालिक थे। 1859-60 में दीनबंधु मित्र ने अपने बंगला नाटक दिल दर्पण में नील उत्पादन की शोषणकारी व्यवस्था का मार्मिक चित्रण किया था। ठीक है, तो दीनबंधु मित्र के द्वारा कौन सा नील दर्पण लिखा गया। नील दर्पण में किनका चर्चा है, तो ध्यान में रखना, हाँ बिल्कुल, ठीक है, नील की खेती करने वाले किसानों के बारे में इस पे चर्चा किया गया। ठीक है, और नील दर्पण का अंग्रेजी से अनुवाद, नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया, तो ध्यान, मधुसूदन दत्त ने किया था। ठीक है, तो बंगला के प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध कवि मधुसूदन दत्त, उन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद किया था, मतलब मुख्यतः बंगला भाषा में नील दर्पण लिखा हुआ।
कब किया था? तो 1861 में किया था। हिंदू पैट्रियार्ट के संपादक हरिचंद मुखर्जी, ध्यान में रखना है। तो हरिचंद मुखर्जी भी पीड़ितों के, किसान के पक्ष में लेख लिखे थे, ध्यान में रखना है। तो हिंदू पैट्रियार्ट के संपादक कौन थे? तो हरिचंद मुखर्जी, ठीक है, ध्यान में रखना। ये नील विद्रोह पहले भी हो चुका था, नील के लिए जो विद्रोह जो हुआ था पहले भी हुआ था, लेकिन उस विद्रोह को दबा दिया गया था। तो निहले साहब के अत्याचार के विरुद्ध पहला विद्रोह 1867 में चंपारण के लाल सुरैया कोठी से प्रारंभ होकर मुजफ्फरपुर जिले तक फैल गया था, लेकिन उस समय इस विद्रोह को दबा दिया गया था। तो पहला विद्रोह कब हुआ था? तो 1867 में ही हुआ था, लेकिन इस विद्रोह को क्या किया गया था? दबा दिया गया था। अब गांधी जी पहुंचे, कितने तारीख को गांधी जी पहुंचे? तो 15 तारीख को, 15 अप्रैल को गांधी जी चंपारण पहुंचा। वहां पे प्लांटर्स एसोसिएशन के जो सचिव जो थे, जिनका नाम था जे एम विल्सन था, उनसे गांधी जी सबसे पहले मिलते हैं, उनको बोलते हैं सिर्फ जांच कार्य में सहयोग करने का अनुरोध किया। ठीक है, ध्यान में रखना कि जे एम विल्सन जो था किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं दिया, और उन्होंने पूरी तरीके से गांधी जी के जो प्रस्ताव जो था कि जांच किया जाए आखिर यहाँ पे मैटर क्या है, लोग इतने नाराज क्यों है सरकार से, पूरी तरीके से उन्होंने अनदेखा किया। ठीक है, तो गांधी जी जब अनदेखा किया गया तो गांधी जी अपने तरफ से ही मतलब क्या किया, जांच करना शुरू कर दिया। ठीक है, उस समय चंपारण के जो जिला मजिस्ट्रेट जो थे उनका नाम था डब्ल्यू बी हाईकॉक। ठीक है, तो बी हाईकॉक जो थे उस समय चंपारण के जिला मजिस्ट्रेट थे। 16 अप्रैल को एक अधिसूचना जारी की गई, तो गांधी जी को चंपारण छोड़ देने का आदेश दिया गया। मतलब गांधी जी को कहा गया कि आप चंपारण को छोड़ दीजिए, एक अधिसूचना जारी की गई एवं समन के द्वारा उन्हें चंपारण छोड़ देने का आदेश दिया गया। ठीक है, क्योंकि किसान जो थे काफी अधिक उत्साहित थे और किसी भी तरीके से इन चीजों को समाप्त करना चाहते थे। प्रशासन को लगा चीजें हाथ से निकल सकती है, इसलिए गांधी जी को 16 अप्रैल को एक आदेश जारी के द्वारा इनको बोला गया चंपारण छोड़ देने के लिए। 1917 ईस्वी का गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह इस शोषणकारी प्रथा के उन्मूलन के लिए हुआ। यह महात्मा गांधी के भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग था। तो गांधी जी के द्वारा भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग जो था यहीं पे किए थे भारत में। से पहले इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में भी किया था, लेकिन अगर भारत में अगर पूछेगा तो आप चंपारण होगा, अगर पूछेगा गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहां पे किया तो दक्षिण अफ्रीका होगा। ठीक है, लेकिन अगर भारत में पूछेगा तो क्या बताएंगे? चंपारण होगा। बिल्कुल, इस सत्याग्रह से अंग्रेजी हुकूमत को तिनकठिया प्रथा जो था, मतलब 1 बीघा में 3 खट्टा में जो नील की जो खेती करनी पड़ती थी, उनको क्या लेना पड़ा? वापस लेना पड़ा। ठीक है, और इसी समय से किसानों एवं जनमानस के लिए गांधी जी जो थे देव पुरुष बन गए। ठीक है, मतलब भगवान के समान उनका सम्मान किया जाने लगा। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यह सत्याग्रह आगे चल के कई किसान आंदोलन का शक्ति पुंज बना, मतलब आगे चल के बहुत सारा किसान आंदोलन के लिए चंपारण सत्याग्रह क्या बना? तो प्रेरणादायक बन गया। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह में ही मतलब गांधी जी के सफलता से प्रभावित होकर रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने गांधी जी को कौन सी उपाधि दिया? तो महात्मा की उपाधि दिया था। ठीक है, ध्यान रखना, महात्मा की उपाधि किनके द्वारा दिया गया? ठीक है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। ठीक है, ध्यान में रखना है, तो महात्मा की उपाधि दिया गया था। अब बात करेंगे, इनसे पहले राजकुमार शुक्ल ने चंपारण निमंत्रण पत्र पर गांधी जी को क्या कहकर संबोधित किया था? बापू कह के संबोधित किया, पत्र दिया गया था। ठीक है, गांधी जी को आप चंपारण आइए, और उनको बापू कह के संबोधित किया गया था। अभी यहाँ पे कभी कभी एक बार एग्जाम में पूछा राजकुमार शुक्ल का गांव का नाम क्या था? मुरली भरावा गांव का नाम था। ठीक है, लिख लो, मुरली भरावा। ठीक है, मुरली भरावा जो था इनके गांव का नाम था, ये आप याद रखिएगा, राजकुमार शुक्ल का गांव का नाम था। ठीक है, गांधी जी के अहिंसापूर्ण सत्याग्रह को अपार जन समर्थन मिलने का ब्रिटिश सरकार को चंपारण कृषक अधिनियम 1918 लाना पड़ा। ठीक है, ध्यान रखना, एक अधिनियम लाना पड़ा जिसको बोलते हैं चंपारण कृषक अधिनियम 1918, और नील की खेती को यहाँ से क्या किया गया? समाप्त किया गया। ठीक है, चंपारण में कृषकों की स्थिति की जांच के लिए 6 सदस्यीय समिति बनाया गया था। ठीक है, जिसमें गांधी जी भी शामिल थे। इस समिति का नाम क्या रखा गया था? तो चंपारण एग्रीगेरियन समिति इसका नाम दिया गया था, ये आपको ध्यान में रखना। कौन कौन थे? तो सबसे पहले इसका अध्यक्ष कौन था, ये आपसे एग्जाम में पूछेगा। तो चंपारण एग्रीगेरियन समिति के अध्यक्ष जो था एफ जी सलाई थे। कौन थे? एफ जी सलाई। एफ जी सलाई कौन थे? एफ जी सलाई जो थे मध्य प्रदेश के आयुक्त थे। कौन थे? मध्य प्रदेश के आयुक्त थे। इसके अन्य सदस्य कौन थे? तो 5 लोग और थे। ठीक है, एक महात्मा गांधी हो गए इसमें थे, एक जो था अडामी साहब थे, एलसी अडामी, राजा हरि प्रसाद थे, नारायण सिंह थे, डीजे रीड थे एवं जी रैनी थे। ठीक है, ये 5 लोग और भी थे, और एक जो थे आपके एफ जी सलाई थे। टोटल कितने सदस्य थे इसमें?
ठीक है, तो ध्यान में रखना है। बिल्कुल, कितने थे? 6 सदस्य थे। ठीक है, तो गांधी जी जो यहाँ पे थे, तो गांधी जी ने कुछ काम भी किया। जैसे गांधी जी ने 14 नवंबर 1917 को चंपारण के भरहरवा लखन सेन नामक गांव में पहला स्कूल स्थापित किया था। तो मुरली भरावा के तो कौन थे? तो मैंने बताया ना भी, राजकुमार शुक्ल थे। लेकिन वहां पे एक और भी गांव पास में था जिसका नाम था बरहरवा लखन सेन। तो इस यहीं पे जाके मतलब उन्होंने पहला स्कूल स्थापित किया था। ठीक है, इस स्कूल के प्रमुख शिक्षक की बात करेंगे तो बंबई के बबन गोखले एवं उनकी पत्नी जो थी अंबतिका बाई गोखले थी। ठीक है, तो इसी स्कूल में दोनों पढ़ाती थी, बबन गोखले, अवंतिका बाई गोखले। ठीक है, ये देखिए नील की खेती है। यहाँ पे देखिए ब्रिटिश है ये। ठीक है, यहाँ पे देखिए किसान जो है ऐसे नील के अंदर में जाके उसका है, तो इसमें पूरा ना शरीर खराब हो जाता था। ठीक है, काफी अधिक नुकसानदायी था, बॉडी के लिए भी था। और दूसरी बात जो था से जमीन जो थी ना वो अनफर्टाइल हो जाती थी। ठीक है, मतलब पूरी तरीके से खराब हो जाती थी, फसल देना मतलब सॉरी क्या बोलते हैं वो, अनुपजाऊ हो जाती थी। तो दोनों तरह से नुकसान था, इन लोगों को बहुत कुछ मिलता भी नहीं था। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। देखिए नील के हौद में कुटते हुए किसान व हंटर लिए अंग्रेज अधिकारी। ठीक है, ध्यान में रखना। गांधी जी द्वारा चंपारण में दूसरा स्कूल 20 नवंबर 1970 को कस्तूरबा सेवा केंद्र के नाम से गांव में खोला गया। ठीक है, भिथिरवा आश्रम के पूर्व में कस्तूरबा सेवा केंद्र के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो पहले इनको कस्तूरबा सेवा केंद्र कहते थे, और पहले बाद में अभी की बात करें इसको भिथिरवा आश्रम के नाम से ये जाना जाता है। ये मुख्यतः किनको है? तो अनुसूचित जाति की बालिकाओं और महिलाओं के हेतु शिक्षण केंद्र के रूप में स्थापित किया गया था। दो दो स्कूल उन्होंने स्थापित किए थे, कस्तूरबा सेवा केंद्र के नाम से, एक जो था सेन बरहरवा लखन सेन में। ठीक है, ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं कभी कभी। बिहार सरकार ने भितिरवा आश्रम को ऐतिहासिक स्तर के रूप में स्थापित किया है। ठीक है, तो भितिरवा आश्रम कह लीजिए, अभी कस्तूरबा सेवा केंद्र कह लीजिए, दोनों एक ही का नाम था, बदल गया है। और बिहार सरकार ने चंपारण सत्याग्रह के 100 वर्ष का पूरा होता है तो 2017 में पूरा होता है। ठीक है, तो जैसे ही 2017 में जब इसका 100 वर्ष पूरा हुआ, तो इसी के उपलक्ष्य में संपूर्ण राज्य में सत्याग्रह शताब्दी वर्ष मनाया गया। ठीक है, जो कि 100 वर्ष पूरा होने पे इसके समापन में 21 से 22 फरवरी 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में स्वच्छाग्रह बापू को करांजलि एक अभियान प्रदर्शन का उद्घाटन भी किया था। ठीक है, तो 2017 में इस घटना के कितने हो गए? तो 100 वर्ष जो थे आपके संपूर्ण हो गए थे। ये भी आप ध्यान में रखना है। अब आगे चल के ये चंपारण सत्याग्रह तो हो गया था। चंपारण सत्याग्रह के बाद भी बहुत सारा किसान आंदोलन आपको बिहार में आपको देखने को मिलता है। इसलिए चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद किसानों का एक शक्ति पुंज का काम किया। 1919 में स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में मधुबनी जिले के किसानों ने दरभंगा राज्य के खिलाफ आंदोलन किया। तो दरभंगा राज्य के खिलाफ जो आंदोलन जो हुआ था उसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो स्वामी विद्यानंद। क्या नाम है इनका? स्वामी विद्यानंद। विद्यानंद। ठीक है, स्वामी सहजानंद अलग है, ये स्वामी विद्यानंद है, ध्यान में रखना, मिक्स मत कीजिएगा। ठीक है, सर्वप्रथम बिहार में सर्वप्रथम 1923 में मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में किसान सभा की स्थापना हुई थी। किसान सभा की स्थापना कब हुई? 1927 में होती है। ठीक है, ध्यान में रखना। आगे चल के भी किसान सभा का बहुत कुछ बनेगा, लेकिन सबसे पहले जो किसान सभा स्थापित करने का जो प्रयास जो था शाह मोहम्मद जुबैर के द्वारा किया गया था। ठीक है, मुंगेर में। और ये अध्यक्ष थे श्री कृष्ण सिंह को इनका उपाध्यक्ष बनाया गया, और सिद्धेश्वरी चौधरी तथा नंद कुमार इनके सचिव बने थे। ठीक है, तो ये तो 1923 में तो कोशिश की गई, लेकिन सफल नहीं हो पाया। फिर साल आता 1928 को। 1928 को पटना के बिहटा में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान सभा का औपचारिक रूप से स्थापना कर किसान आंदोलन को एक नई दिशा प्रदान की। ठीक है, तो 1928 में बिहटा में भी प्रयास किया गया, लेकिन मुख्य रूप से सोनपुर मेला में हम लोग 1929 में चलेंगे। ठीक है, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किसान सभा की औपचारिक रूप से स्थापना कब की गई? तो क्या बताएंगे? तो 1928 में की गई। ठीक है, ध्यान में रखना। स्वामी सहजानंद सरस्वती की जी के बारे में जान लेते हैं। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती किसान आंदोलन के मूल अनुप्रेरक बन गए, और मरते दम तक उनके जीवन का लक्ष्य जो रहा किसान आंदोलन ही रहा। तो औपचारिक रूप से स्थापना कब हो गया था? तो 1928 में ही हो गया था, लेकिन साल फिर से आता है 1929 का। कब का साल आता है? 1929 का साल आता है। सोनपुर मेला, जिनको हरियर क्षेत्र भी कहते हैं, में एक सभा में प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की गई। ठीक है, तो प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब की जाती है? तो 1929 में की जाती है, लेकिन औपचारिक रूप से किसान सभा की स्थापना
कब की गई थी? तो 1928 में की गई थी। या फिर किसान सभा को स्थापना करने के श्रेय सबसे पहले किसे जाता है? किसने कोशिश की थी? तो शाह मोहम्मद जुबैर ने कोशिश की थी, 1923 में ही कोशिश की थी। ठीक है। और 1929 में जो हरियर क्षेत्र का जो मेला जो था, जिसको सोनपुर मेला भी हम कहते हैं, वहां पे अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती जी को उसके अध्यक्ष बनाया गया था। सचिव कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह इनके सचिव थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए, लिख लीजिए कहीं पे। ठीक है। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती को क्या बनाया गया था? तो क्या बताएंगे? अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है। श्री कृष्ण सिंह को क्या बनाया गया था? तो सचिव बनाया गया था। और श्री यमुना कारी, गुरु सहाय लाल और कैलाश लाल उनके परमंडलीय सचिव थे। तो ये नहीं याद रखना, लेकिन श्री कृष्ण सिंह सचिव थे और स्वामी सहजानंद सरस्वती जो थे इसके क्या थे? अध्यक्ष बने थे। ठीक है। और आगे चल के सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिसंबर 1929 में बिहार की यात्रा की। इससे इस आंदोलन का और भी विशेष बल दिया। ठीक है। तो 1929 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी बिहार की यात्रा। ये भी कहीं ना कहीं किसान आंदोलन से थे जुड़े हुए थे, क्योंकि ये कहां से जुड़े हुए थे? कौन सत्याग्रह से जुड़े हुए थे? बारडोली से जुड़े हुए थे। बारडोली में क्या था? बारडोली में तो क्या था? किसान आंदोलन ही तो था ना। हाँ, तो किसान 1929 में किसान आंदोलन वल्लभ भाई पटेल जी ने भी 1929 ध्यान में रखना है, बिहार का भ्रमण किया था। ठीक है। किसान आंदोलन के अंतर्गत जमींदारों के अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाने के अतिरिक्त और क्या क्या मांगे थी किसान का? तो नहर शुल्क में कमी करने पे। नहर शुल्क में कमी करने से क्या होगा? तो मुख्यतः सिंचाई आसानी से उपलब्ध हो पाएगी, मालगुजारी भुगतान की पक्की रसीद मिलनी चाहिए, बकास्त भूमि को लौटाया जाना चाहिए। ठीक है। तो ये 3 मांगे थी, इसको भी आपको ध्यान में रखना। बात करेंगे शाहाबाद एवं चंपारण जिलों में नहर टैक्स के विरुद्ध आंदोलन काफी उग्र था। ये ध्यान में रखना, शाहाबाद में और साथ में कहां पे? चंपारण जिलों में नहर टैक्स के विरुद्ध जो था आंदोलन काफी उग्र था। शाहाबाद जिले कांग्रेस कमेटी ने नहर टैक्स वसूली की जांच शीर्षक से एक अधिसूचना भी जारी की थी। तो एक अधिसूचना जारी की गई थी शाहाबाद जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा नहर टैक्स वसूली की जांच। बात करेंगे और उसी समय क्या होता है? श्री कृष्ण सिंह, अब्दुल बारी, बलदेव शाह किसानों की उचित मांगों को लेकर कहां गए थे? तो शाहाबाद गए थे। ठीक है। 2 स्थानीय कांग्रेसी नेता गुप्तेश्वर पांडे एवं विध्वांचल के साथ उन्होंने जिला के विभिन्न स्थानों पे क्या की थी? यात्रा की थी। तो 2 स्थानीय नेता जो थे कांग्रेस के, उसमें गुप्तेश्वर पांडे और साथ में विध्वांचल जी, इनका नाम आपको ध्यान में रखना है। नहर टैक्स वसूली के लिए कहां पे मतलब संघर्ष काफी तेजी से चल रहा था, मतलब काफी उग्र भी कह सकते हो आप। तो शाहाबाद एवं चंपारण जिले में चल रहा था। इसी के संदर्भ में, ठीक है, कौन गए यहाँ पे भ्रमण करने के लिए? तो श्री कृष्ण सिंह, अब्दुल बारी और बलदेव शाह। ठीक है। किसान आंदोलन एवं कांग्रेस की गतिविधियों को कमजोर करने के लिए अंग्रेजों के समर्थन से बनी बिहार के जमींदार संगठनों ने सितंबर 1932 में रांची में यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी बनाई। यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी किनके था ये? ठीक है। ये जमींदारों की पार्टी थी। किसकी थी? जमींदारों की पार्टी थी। किसान लोग अपना पार्टी बना रहा था ना, जमींदार लोग भी अपना पार्टी बना रहा था, क्योंकि किसान लोगों पार्टी बनाएगा तो विरोध किसका करेगा? जमींदार का करेगा, जाहिर सी है। तो जमींदारों ने भी अपना एक पार्टी बना ली, यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी 1932 में बना ली रांची में। ठीक है। इस पार्टी को किसका समर्थन था? अंग्रेजों का समर्थन था, क्योंकि अंग्रेज किसके समर्थक थे? तो जमींदार के समर्थक थे। इसलिए यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी को क्या कर रहे थे? वो सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है। तो 1932 में रांची में यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी बनी थी। अब यहाँ पे देखेंगे बिहार में किसान सम्मेलन के संदर्भ में कुछ प्रश्न है, उसको देखिए। तो सबसे पहले पहला प्रांतीय किसान सम्मेलन कहाँ पे होता है? तो क्या बताएंगे? अभी जस्ट हमने बात किया, सोनपुर में हुआ। ठीक है। 1929 में होता है। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सहजानंद सरस्वती जो इसके अध्यक्ष थे। हाँ, इनके सचिव कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह जो थे इनके क्या थे? सचिव थे। ठीक है। दूसरा कब होता है? तो दूसरा होता है 1934 में होता है। ठीक है। तो दूसरा 1934 में हुआ। पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में। कहां पे होता है? गया में होता है। कहां पे होता है? गया में होता है। ठीक है। ध्यान रखना, यह मुख्यतः हम लोग बिहार में पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो गया में होता है। गया में कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन थे। इस सम्मेलन में खान अब्दुल गफ्फार खान अपने भाई के साथ इस सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था। खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी या फिर सीमांत गांधी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है। नॉर्थर्न वेस्टर्न फ्रंटियर जो था, NWF जिसको कहते हैं, वहां के प्रमुख नेता थे। ठीक है। ध्यान में रखना है। ठीक है। बात करेंगे तीसरा कब हुआ था? तीसरा फिर से हाजीपुर में होता। कब होता? 1935 में होता। फिर से अध्यक्ष कौन बन जाते हैं? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती फिर से अध्यक्ष बन जाते हैं। इसी सम्मेलन में जमींदारी प्रथा हटाने का प्रस्ताव को भी मतलब क्या किया गया? पारित किया गया। तो पहला जो था बिहार में 1929 वाला सोनपुर में, जहां पर स्थापित ही किया गया था।
दूसरा 1934 में हुआ था, ध्यान रखना, पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में गया में। और तीसरा जो तू ध्यान में रखना है कहाँ पे, हाजीपुर में हुआ था 1935 में, स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में। तो ये बिहार में किसान पार्टी था, ठीक है। अब अलग अलग राज्यों में भी अलग अलग किसान पार्टी बन रही थी, ठीक है। तो सारे राज्यों में जो किसान पार्टी जो था उन सबने विचार किया से क्यों ना सारे राज्यों का किसान पार्टी को मिला के एक अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किया जाए, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश की पार्टी हो गया, बिहार का पार्टी हो गया, कुछ यूपी का पार्टी होगा, तो सभी पार्टी सब क्या करते हैं, लखनऊ में इकट्ठा होती है, ठीक है। किसान पार्टी लखनऊ में इकट्ठा होती है और वहां पे अखिल भारतीय किसान सभा की नींव रखी जाती है, ठीक है। साल जो था 1936 का था और यहाँ पे स्वामी सदानंद सरस्वती को अध्यक्ष बनाया गया, प्रोफेसर एनजी रंगा को महासचिव बनाया गया, ठीक है। आंध्र प्रदेश से आते थे प्रोफेसर एनजी रंगा, ठीक है। तो यहाँ पे अखिल भारतीय किसान सभा की नींव रखी गई, जो कि मतलब क्या था, राष्ट्रीय स्तर पे था। अभी जो पढ़ रहे थे, अब क्या पढ़ रहे थे, तो ये राज्य स्तर पे था, ठीक है। आगे चल के क्या बनेगी, तो राष्ट्रीय स्तर पे बनेगी, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब बातें क्या हुई, किसान सभा के संगठन को बिहार के गांव में फैलाने में स्वामी सहजानंद सरस्वती को, करानंद शर्मा को, राहुल संकीर्त्यान जी को, पंचानंद शर्मा जी को, यदुनंद शर्मा जैसे बहुत से वामपंथी नेताओं का सहयोग मिला। मुख्यतः ये किसान नेता थे, ठीक है। ध्यान रखना था। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई, तो क्या बताएंगे, 1936 में हुई, ठीक है। कहां पे हुआ, तो क्या बताएंगे, लखनऊ में हुआ, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो क्या बताएंगे, सहजानंद सरस्वती, ठीक है। और बात करेंगे इनके महासचिव कौन थे, तो क्या बताएंगे, रंगा साहब, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा बहुत सारे लोगों के नेतृत्व में बहुत जगहों पे क्या होगा ना, किसान आंदोलन होगा, ठीक है। तो यदुनंद शर्मा के नेतृत्व में 1931 में गया में किसान आंदोलन हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गया में किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में हुए, तो यदुनंद शर्मा, ठीक है। और इससे पहले मैंने बोला था दरभंगा में किसान आंदोलन को कौन लीड कर रहा था, जो कि दरभंगा राज्य के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, तो स्वामी विद्यानंद, क्या नाम था उनका, स्वामी विद्यानंद, नहीं स्वामी विद्यानंद। हमें दरभंगा राज्य के खिलाफ मैंने विरोध करने की बात कही है, ठीक है। शुरू में जो हुआ था स्वामी विद्यानंद के बारे में बताया था। और यदुनंदन शर्मा के नेतृत्व में गया में, ठीक है। दरभंगा के क्षेत्र में 1931 में किसान आंदोलन हुआ था। यहाँ पे जो था यमुनाकारी का नाम ध्यान में रखना है, ध्यान में रखना। दरभंगा का एवं सारण के क्षेत्र में यमुनाकारी 1931 वाला में। शुरू में जो था विद्यानंद ने भी दरभंगा राज्य के खिलाफ विद्रोह किया था। अनावारी क्षेत्र में किसानों का नेतृत्व कौन थे, राहुल संकीर्त्यान। तो अनावारी क्षेत्र में राहुल संकीर्त्यान, दरभंगा के क्षेत्रों एवं सारण में किसानों का नेतृत्व किसने किया, यमुनाकारी, पंडित यमुनाकारी पूरा इनका नाम है। गया में किसने किया था, यदुनंद शर्मा। बिहार प्रांतीय किसान सभा के नेताओं, सम्मेलनों और प्रदर्शनों का भी आयोजन किया गया। 1935 ईस्वी में किसान सभा द्वारा जमींदारी उन्मूलन का प्रस्ताव क्या किया गया, तो पारित किया जा चुका था। कब किया गया, 1935 में। इसी वजह से आप देखोगे चंपारण, सारण, मुंगेर जिला कांग्रेस समिति अपने सदस्य गणों को किसान सभा में जुलूस में भाग लेने से मना कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा क्या था, यहाँ पे 1935 में क्या होता है, जमींदारी उन्मूलन प्रस्ताव को पारित किया जाता है, किसके द्वारा, किसान सभा के जो प्रमुख नेता थे उनके द्वारा। अब यहाँ पे दिक्कत क्या हो गया, कांग्रेस कहीं न कहीं से मतलब क्या किया था, किसान को सपोर्ट करती थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी में जो बैठे जो लोग जो थे ज्यादातर कौन थे, जमींदार थे, ठीक है। कांग्रेस पार्टी के अंदर कौन से लोग थे, जमींदार थे। जब यहाँ पे किसान सभा में किसान सभा द्वारा जमींदारी उन्मूलन का प्रस्ताव पारित किया गया, तो कांग्रेस के भीतर जो बैठे जमींदार लोग जो थे उनको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है। इसलिए कांग्रेस ने मतलब क्या किया, किसान सभा से क्या बना ली, दूरी बना ली। क्या बना ली, दूरी बना ली, क्योंकि कहीं ना कहीं से कांग्रेस में बैठे हुए लोग भी थे, वो क्या थे, जमींदार लोग थे। किसान सभा किसके खिलाफ काम कर रही थी, जमींदार के खिलाफ काम कर रही थी, जमींदारी उन्मूलन की बात करती थी। इसलिए कांग्रेस समिति ने अपने सदस्य गणों को किसान सभा के जुलूस में भाग लेने से मना कर दिया, ठीक है। और इसी परिस्थिति के बाद किसानों ने प्रत्यक्ष कार्रवाई का रास्ता चुना, ठीक है। मतलब वो समझ गए भाई कांग्रेस हमको सपोर्ट नहीं करने वाली है। अब देखेंगे 1935 का साल था। अब मोकामा क्षेत्र में बरहिया टाल, ठीक है, ध्यान रखें, बरहिया टाल इलाकों में किसानों द्वारा जमींदारी उन्मूलन तथा बकासत भूमि की वापसी की मांग को लेकर बड़ा आंदोलन शुरू किया। यहाँ पे कौन जो थे बरहिया टाल से भूमिका निभाए किसान नेता के रूप में, उनका नाम था करानंद शर्मा। कहां से कौन सा किसान नेता था, ये काफी अधिक इंपोर्टेंट है। यहाँ पे मैं कई बार एक शब्द प्रयोग कर, बकासत भूमि क्या था, तो बकासत भूमि से मतलब समझ में आ रहा है, बकासत मतलब बकाया टाइप का ऐसा कुछ लग रहा है ना। तो बकासत भूमि वैसे भूमि कहते थे मंदी या प्राकृतिक आपदा के कारण लगान न देने
न देने पाने की स्थिति में किसानों को जमींदारों को दे दी थी। ठीक है, अब यहाँ पे लगान नहीं दे पाए, बहुत सारी स्थिति ऐसी हो सकती थी, सूखा आ गया, बाढ़ आ गया, बहुत सारी स्थिति, या फिर मंदी आ गई, तो लगान न दे पाने की स्थिति में किसानों ने जमींदार को भूमि क्या की थी, दे दी थी। तो जमींदार के पास भूमि चला गया, उसी भूमि को किसान जो थे फिर से मतलब मांग कर रहे थे, तो इसीलिए बकासत आंदोलन जो चलाया गया, जहां पे जो भूमि जो थी उनकी वापसी की मांग हो रही थी, और इसका नेतृत्व जो था बरहिया टाल, जो कि मोकामा का क्षेत्र से इनको टाल क्षेत्र कहते हैं, वो पानी वाला इलाका होता है, वो वहां पे आप देखोगे तो इस क्षेत्र में ना दलहन की फसल बहुत अच्छी होती है। ठीक है, जब ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो वहां पे टाल क्या होता है बताएंगे। ठीक है, तो कार्यानंद शर्मा का नाम आपको ध्यान में रखना है, बरहिया टाल से किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। बकासत भूमि किसे कहते हैं, ऐसा प्रश्न आ सकता है, तो मंदी या प्राकृतिक आपदा के कारण लगान न चुका पाने की स्थिति में किसानों ने उस भूमि किसे दे दी थी, तो जमींदारों को दे दी थी। ठीक है, 1938 में क्या होता है, पटना में एक बड़ी किसान रैली होती है, जिसमें 1 लाख किसानों ने क्या किया, इसमें हिस्सा लिया। गया जिले के रेवर में यदुनंद शर्मा के नेतृत्व में किसान मजिस्ट्रेट से ये घोषणा कराने में सफल रहे कि विवादग्रस्त 850 बीघा जमीन काश्तकारों को मतलब क्या कर दी जाएगी, लौटा दी जाएगी। ठीक है, तो गया से कौन हो जाएंगे, यदुनंद शर्मा, किसान नेता थे। अब यहाँ पे अंबारी में भी एक सत्याग्रह चला था। ठीक है, अंबारी स्थान पर बकासत सत्याग्रह शुरू किसने किया था, तो राहुल संकीर्त्यान ने किया था। कहां से थे राहुल संकीर्त्यान, तो सारण से थे। ठीक है, ध्यान में रखना, सारण जिला के अंबारी स्थान पे अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया, या फिर बकासत सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया, तो राहुल संकीर्त्यान ने किया। ठीक है, एक पत्रिका निकलती थी जो कि मतलब किसानों की बात करेंगे तो माउथ स्पीच थी। ठीक है, हर पत्रिका किसी न किसी की भाषा बोलती है, तो ये हुंकार जो थी मुख्यतः किसके अधिकारों की बात करती थी, किसे जागरूक करने की बात करती थी, तो स्वामी सदानंद सरस्वती के द्वारा निकाला गया हुंकार जो था मुख्यतः किसानों की हित की बात करती थी। किसको, किसानों की। ठीक है, बिल्कुल। अप्रैल 1939 में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में गया में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का वार्षिक अधिवेशन कब हुआ था, 1939 में। किसके, आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में गया में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का वार्षिक अधिवेशन हुआ था। तो अखिल भारतीय वाला गया में कब हुआ था, 1939 में। पहला कब हुआ था अखिल भारतीय, तो 1936 में। कहां पे हुआ था पहला, 1936 में लखनऊ में हुआ था। कौन थे अध्यक्ष लखनऊ वाले में, वही सहजानंद सरस्वती। ठीक है, सचिव कौन थे, सचिव कौन थे, एमजी रंगा। एमजी रंगा। ठीक है, और उसी का 1939 वाला कहाँ पे होता, गया में होता। वहां पे कौन थे, आचार्य नरेंद्र देव। ब्रिटिश सरकार को बिहार में, यही नहीं थे सर, हाँ बिल्कुल, दूसरे सत्याग्रही की बात करेंगे, नहीं, दूसरे सत्याग्रही श्री कृष्ण सिंह थे। तो बिहार से पूछ रहे हैं कि पूरे भारत भर में दूसरे सत्याग्रही, भारत भर में सर, तो भारत भर में दूसरे सत्याग्रही नेहरू जी होंगे ना। कौन सी सत्याग्रही, ये व्यक्तिगत सत्याग्रही की बात कर, तो पहला सत्याग्रही आपके हो जाए, किस एक क्षेत्र मिनट, में? पहला सत्याग्रही की बात करेंगे वो थे विनोबा भावे थे। ठीक है, दूसरा सत्याग्रही आई थिंक नेहरू जी थे, तीसरा सत्याग्रही श्री कृष्ण सिंह थे। ठीक है, तीसरा ब्रिटिश सरकार, ब्रह्मदत्त तीसरे थे, हाँ ब्रह्मदत्त तीसरे सत्याग्रही होंगे। बिहार में ना श्री कृष्ण सिंह आई थिंक आते हैं दूसरे या दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे बिहार में श्री कृष्ण सिंह है। हाँ, बिहार में श्री कृष्ण सिंह है, सॉरी मिस्टेक। पहले यहाँ पे हो जाएंगे विनोबा भावे सत्याग्रही, दूसरे में नेहरू जी है, तीसरे में आपके ब्रह्मदत्त आते हैं। बिहार में पहले सत्याग्रही श्री कृष्ण नारायण। हाँ बिल्कुल, ठीक है, वो जब पढ़ेंगे ना तो उसमें आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ब्रिटिश सरकार को बिहार में भू राजस्व के बाद अफीम दूसरा सबसे बड़ा आय का स्रोत था। अफीम का यहाँ से क्या होता था, निर्यात होता था, चीन को डायरेक्ट अफीम जाता था, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखेंगे बिहार में किसानों की जो जुरी प्रथाएं थी उसके बारे में हम लोग समझते थे। पहले सबसे पहले खुटकुट्टी प्रथा, ये मुंडा जनजाति में था। मुंडा जनजाति में प्रचलित सामूहिक भू स्वामित्व की व्यवस्था थी। अंग्रेजी शासन द्वारा इस व्यवस्था को हस्तक्षेप के कारण मुंडा विद्रोह होता है। तो सामूहिक भू स्वामित्व, ठीक है, मतलब ये भूमि, मान लीजिए इतना भूमि है, तो भूमि किसी एक व्यक्ति का नहीं है, जितने भी लोग हैं सारा का भूमि है, सभी लोग मिलकर खेती करेंगे। और व्यवस्था क्या था, सामूहिक भू स्वामित्व की व्यवस्था, जिसको बोलते थे खुटकुट्टी प्रथा बोलते थे। मुंडा विद्रोह हुआ, बाद में जाके फिर से इस व्यवस्था को बहाल कर दी गई। एक जो था कम्युनिटी प्रथा था, कहाँ पे प्रचलित था कम्युनिटी, तो बिहार एवं उड़ीसा में प्रचलित था। ठीक है, ये क्या होता था, इसमें कृषि को ना
दास के रूप में काम करवाते थे, पैसा वगैरह नहीं मिलते थे। ठीक है, क्या होता था, जैसे हमारे एक बार आपको 10 रुपया दे दिए, तो 10 रुपया चाहे 100 रुपया जो भी दे दिए, तो एक बड़ी राशि आपको मैंने दे दी, आप वो राशि को कभी आप चुकाओगे नहीं, क्योंकि बहुत बड़ी पैसा मैंने आपको दे दिया, कभी आपके पास उतना पैसा आएगा ही नहीं। अब उसका जो इंटरेस्ट जो होता था, उसके बदले में आप हमेशा मेरा काम करोगे। ठीक है, तो इसको बोलते थे कम्युनिटी प्रथा। तो बिहार और उड़ीसा में प्रचलित है। इसमें जो लोग जो थे, कमिया जाति के लोग जो थे, अपने मालिकों द्वारा प्राप्त ऋण पर दी जाने वाली ब्याज राशि के बदले जीवन भर उनकी सेवा करते थे। ठीक है, उसके बाद जो था तिनकठिया प्रथा था, चंपारण के क्षेत्र में था। अंग्रेज बगान मालिकों के द्वारा इस प्रथा को लागू किया गया। इस प्रथा के अंतर्गत प्रत्येक किसान को अपनी खेती पे कितने कितने भाग पे खेती करनी पड़ती थी? ठीक है, 15% पे खेती करनी पड़ती थी। आप बोलोगे सर 15% कितना? तो 3/20 पे करते थे ना। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, कितना होगा? 15%। तो कभी अगर परसेंटेज में पूछ लेगा तो 15%। अब वैसे 1 बीघा में 3 कित्था पे मतलब क्या करनी पड़ती थी? खेती करनी पड़ती थी। ठीक है, तो तिनकठिया प्रथा थी, बिहार में कम्युनिटी थी, और साथ में खुटकुट्टी थी। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे तो बिहार में क्या होता था, अफीम की खेती होती थी। अब बिहार में अफीम की खेती से ब्रिटिश को खूब पैसा मिलता था। ठीक है, अंग्रेज को क्या मिलता था? इससे काफी अधिक राजस्व की प्राप्ति होती थी। अफीम की खेती बिहार में शुरू कैसे हुई? तो मुगल बादशाह अकबर के समय में ही अफीम की खेती शुरू होती है। कौन से लोग मतलब अफीम की खेती करते थे? तो पारंपरिक रूप से कोयरी जाति के लोग जो थे, कोयरी जाति के किसान इसकी खेती करते थे। अभी भी इस जाति के किसान जो है सो मुख्यतः सब्जी उत्पादक है। ठीक है, बिहार में अभी भी मतलब देखोगे तो सब्जी का उत्पादन करते हैं। अपने वैश्विक काल में बिहार में पूर्वी भारत कंपनी के अधीन करीब 5 लाख बीघे में अफीम की खेती की जाती थी। किसानों को इसके लिए क्या दिया जाता था? नगद दिया जाता था, और सारा माल कंपनी को देना पड़ता था। ठीक है, मतलब वो खुद प्रयोग नहीं करते थे, उपजाते थे, सारा माल कंपनी को देते थे। इस तरह गांव में जिले स्तर का ढांचा तैयार किया। गांव से माल को उठाकर कहाँ लिया जाता था? प्रत्येक जिला में। ठीक है, जितने भी गांव जो थे उस समय सारे के जिला में लाते थे। जिला से माल सीधे कहाँ पे पहुंचता था? पटना पहुंचता था, जहां अफीम की फैक्ट्री में, जिनमें अफीम के केक बनाए जाते थे। ठीक है, उसको मतलब एक रूप दिया जाता था। उसके बाद मतलब उसको कहाँ भेजा? नीलामी के लिए कहाँ भेजा? कलकत्ता। तो पहले बिहार के गांव से अफीम को लिए प्रत्येक जिला में भेजे। अब प्रत्येक जिला से कहाँ चला गया? पटना अफीम फैक्ट्री में जाता था। वहां से मतलब कहाँ पे जाता था? कलकत्ता जाता था। और कलकत्ता से मतलब इसको कहाँ पे भेज दिया जाता था? चीन में भेज दिया जाता है। ठीक है, आगे चल के अफीम के वजह से आप देखोगे चीन में ब्रिटेन के साथ में युद्ध भी होगा, जिसको अफीम युद्ध के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि मतलब ब्रिटिश जो था चीन में क्या करता था? बड़े पैमाने पे अफीम भेजती थी। ठीक है, और वहां के जो युवा जो थे अफीम के लत से परेशान हो चुके थे, अफीमची हो चुके थे। ठीक है, वो कोई काम धंधा करते नहीं थे, तो वहां की जो गवर्नमेंट जो थी वो बहुत अधिक परेशान हो गई। ठीक है, ब्रिटिश के अफीम की वजह से। तो वहां पे एक बहुत ही ईमानदार व्यक्ति को, ठीक है, चीन के एक बंदरगाह पे नियुक्त किया गया, से अफीम के व्यापार पे किसी तरह से रोक लगाओ। उस व्यक्ति ने, वो अधिकारी जो था, पुलिस अधिकारी, नाम मैं एक्चुअली में भूल रहा हूँ, याद भी नहीं है, जरूर जानना भी नहीं, बस कहानी समझा देता हूँ। उसने क्या किया? सारे अफीम को मतलब क्या किया? समुद्र में फेंकवा दिया। ब्रिटिश सरकार नाराज हो गया, उसने मतलब चीन के खिलाफ मतलब क्या करे? युद्ध की घोषणा कर दी। चीन बहुत बुरी तरीके से हार गया बेचारा। अब बाद में वो बंदरगाह पे अफीम के व्यापार की अनुमति भी देना पड़ता है, और जो लड़ाई में जो खर्च हुआ तो वो भी मतलब चीन की सरकार से वसूला गया। तो इस तरह की नीति थी। तो अफीम भू राजस्व के बाद ब्रिटेनी सरकार की आमदनी का दूसरा प्रमुख स्रोत था, जिसमें बिहार की बड़ी भागीदारी थी। बिराटनी अफीम के बदले चीनियों से चाय और चांदी लाया जाता था। ठीक है, अब चीन क्या था ना, उस समय बहुत ज्यादा संपन्न था। ठीक है, तो जब यहाँ पे ये लोग जाते तो वहां से चाय लाने के लिए, तो उनके बदले में कोई करेंसी उनको देना पड़ता था। इनके पास कुछ करेंसी था नहीं, तो ये चांदी देते थे। तो चांदी उस समय बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता था विश्व व्यापार में। तो धीरे धीरे ब्रिटिश का सारा चांदी समाप्त हो जा रहा था। अब इनको समझ में नहीं आ रहा था, हम चीन से चाय तो ले रहे हैं, लेकिन उसके बदले में हम उसको बेचे क्या? तो उसको बेचने के लिए उन्होंने क्या किया? अफीम का आदत वहां पे लोगों को लगाना शुरू किया। अफीम एक ऐसा चीज है जिसकी लत अगर लग जाएगी ना, तो लोग उसको खरीदेगा ही। तो वहां के युवाओं को उसने लत लगा दी, और उसके बदले में वहां के युवा जब अफीम खरीदते तो उनसे जो वहां से उनको अर्थतंत्र की प्राप्ति होती, पैसे जो मिलते थे, उसी पैसा किस क्या करते थे? चीन के साथ व्यापार करते थे। ठीक है, बिराटनी अफीम और चीनी चाय के वर्चस्व के लेकर, ये अभी जो कहानी मैंने बताया, ठीक है, 1840 में बिराटनी युद्धपूतों ने चीन के पर्ल रिवर डेल्टा में युद्ध छेड़ दिया। तो चीन ने इस ब्रिटेनी हमले को घुटने टेक दिए। मतलब चीन जो था पूरी तरीके से ब्रिटिश का सामना नहीं कर पाया। ठीक है, वही मैंने बताया, समुद्र में अफीम फेंकवा दिया था। तो जितने का अफीम फेंकवाया गया वो सारे पैसे भी उनसे लिए गए। साथ में आप देखोगे तो युद्ध की जो राशि जो थी हर्जाना के रूप में वो भी वसूला गया।
और साथ में अफीम व्यापार करने की अनुमति भी प्राप्त कर ली गई। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बिहार में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद। ठीक है, तो यहीं से शुरुआत करेंगे। तो कल के जितना भी आज पढ़ा है काफी इंपॉर्टेंट था, इसको आप लोग एक बार पढ़ेंगे और इसको याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, समझ गए? यस सर।